मेरी जवान बेटी की हालत ख़राब होने लगी। वो कुछ बोलती नहीं थी और रात को जल्दी ही कमरे में घुसकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती थी। बेटी को पूछती तो वो कुछ न बताती। फिर एक दिन मैं अपनी बेटी के कमरे में छुप गई। रात को जब उसने कुंडी लगाकर अपने कपड़े उतारे तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो तो सच्चाई जानने के लिए मैं रात भर के अंधेरे में पिंकी के कमरे में छुप गई। मेरी बेटी पिंकी किसी गुलाब की कली की तरह खिल रही थी कि अचानक ही वो मुरझाने लगी थी। पिंकी जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और ऐसे में कोई भी माँ अपनी औलाद को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती है। और जब मैंने पिंकी का इस तरह बदला हुआ रूप महसूस किया तो सच्चाई जानने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे पिंकी के कमरे से छुपे हुए कुछ ही देर हुई थी कि जब पिंकी ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगाने के बाद अपने कपड़े उतार दिए। उसके बाद पिंकी ने अपने मोबाइल फ़ोन को उठाया और जो मैंने देखा वो मेरी जान ही निकालने के लिए काफ़ी था। मेरी जवान बेटी की हालत दिन पर दिन अजीब होती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसे किसी की नज़र लग गई हो। हर वक्त हंसने बोलने वाली मेरी पिंकी बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पिंकी को आखिर हो क्या गया है जो वो ना बात करती है ना ही ढंग से मेरी किसी बात का जवाब देती है। पहले मैंने सोचा कि क्यों ना उसे किसी पंडित जी को दिखा दूं, लेकिन फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो बात नहीं है जो मैं समझ रही हूँ, बात कुछ और है। और जिस रात सच्चाई खुलकर मेरे सामने आई मेरी जान निकल गई। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई कि मुझसे बातें छुपाने लगी। पिंकी में अचानक ही बहुत बदलाव आया था। पिंकी रात को जल्दी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और खुद को बंद कर लेती है, जबकि पहले वे कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर ही सोया जाया करती थी। हमारे घर में मेरे और उसके अलावा था ही कौन। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने ऊपर वाली मंजिल के कमरे में एक किराएदार को रखा था क्योंकि हमारा गुजर बसर मुश्किल से हो रहा था। वो एक बहुत अच्छा और नेक लड़का था। उसका आना जाना भी हमारे ही दरवाजे से था क्योंकि घर में एक ही रास्ता था। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे कभी उससे कोई परेशानी नहीं हुई। वो मुझे आंटी कहता था और पिंकी को अपनी छोटी बहन मानता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पिंकी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वो इस तरह खामोश हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि उसे क्या हो गया है। पहले तो मैं जैसे ही कंपनी से आती वो मेरे आगे बैठकर अपने दिल भर का हाल सुनाती। मेरे पीछे घर में एक पत्ता भी हिलता तो पिंकी मुझे उसकी खबर ज़रूर देती। उसकी कोई सहेली नहीं थी, उसके लिए जो कुछ भी थी वो मैं ही थी। लेकिन अब मैं जब भी घर आती तो पिंकी का हाल कुछ अलग सा लगता और खाना खाने के बाद वो जल्दी अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके सो जाती। उसके चेहरे पर मुझे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था। पिंकी के पापा के इस दुनिया से चले जाने के बाद मैंने पिंकी को अपनी पलकों पर बिठाकर रखा था और उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। मैंने उसकी हर ख्वाहिश को उसके मुंह से निकलते ही पूरा किया था। पिंकी के पापा मरने से पहले मेरे नाम ये घर कर गए थे, जिसमें नीचे 2 कमरे और एक हॉल था, जबकि ऊपर वाली मंजिल पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। और अब मैंने पहली बार उस कमरे को किराए पर दिया था। जिस लड़के को मैंने किराए पर रखा था वो किसी दूसरे शहर से यहाँ नौकरी की वजह से आया था और वो सुबह होते ही मेरे साथ ही घर से निकल जाया करता था और पिंकी सारा दिन घर में अकेली ही रहती। उसने पढ़ाई जल्द ही छोड़ दी थी, उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसके जिसमें घर में काम काज भी थे, क्योंकि मैंने तो पिंकी के पापा के मरने के बाद से ही एक कंपनी में नौकरी करने लग गई थी। लब को किराए पर रखते वक्त मुझे इस बात का सुकून था कि वो मेरे साथ ही नौकरी के लिए निकल जाता है और शाम ढलते ही वापस आ जाता है। लेकिन अब कंपनी की छुट्टी के बाद मैं जब घर आती तो कभी कभी वो मुझसे पहले आया होता। उसका नाम लव था और उसे देखकर मुझे यकीन हो चला था कि उसका रिश्ता किसी अच्छे ख़ानदान से है। इसलिए मैंने भी उसे अपने घर में रख लिया था क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। पिंकी जवान हो रही थी, वो 17 साल की उम्र में ही बहुत बड़ी लगने लगी थी, इसलिए मैं जल्दी ही उसकी शादी करना चाहती थी। उसके पापा के मरने के बाद मैंने अकेले ही घर और उसकी जिम्मेदारी उठाई थी।
और उसे किसी सौतेले बाप के साए में पलने नहीं दिया था। लेकिन पहली ही नज़र में हम किसी के बारे में ये बात तो नहीं कर जान सकते। शायद मुझे भी लब को जानने में कोई गलती हो गई थी। कभी कभी जैसे कोई दिखाई देता है वो वैसा होता नहीं है। और अब मुझे रह रहकर ये एहसास हो रहा था, कंपनी से जो सैलरी मुझे मिलती उससे मैं घर का खर्चा चलाती, वो पैसे महीने भर में ख़त्म हो जाते हैं। पिंकी की शादी के लिए मुझे और पैसे की ज़रूरत थी और इसलिए मैंने लब को एक अच्छी रकम पर ऊपर वाला कमरा किराए पर दिया था, ताकि मैं जल्द से जल्द पिंकी की शादी के लिए पैसे जोड़ सकूं। अभी कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। लेकिन पिंकी के पीले पड़ते रंग और चेहरे के खौफ ने मुझे अजीब सी बेचैनी में डाल दिया था। मैंने कई बार पिंकी से पूछा कि कोई तकलीफ़ है तो बताओ, लेकिन पिंकी ने एक शब्द भी नहीं कहा और खामोश रही। वो मेरी बेटी थी जिसे अगर धक्का भी लगता तो वह घंटों मेरे आगे रोती, क्योंकि मैंने उसे बहुत लाड़ से पाला था। लेकिन अचानक ही उसमें इतना ज़्यादा बदलाव आया था कि मैं खुद परेशान हो गई थी। पिंकी मुझसे कोई बात नहीं छुपाती नहीं थी और यही बात जानने के लिए आज मैंने कंपनी से छुट्टी कर ली थी। अभी मैं हॉल में बैठे सोच रही थी कि मैं किस तरह से पिंकी से पता करूं। तभी मैंने लब को घर में आते देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। आते ही उसने मुझे नमस्ते करके पिंकी की तरफ देखा। उसे दिन में घर पर देखकर मैं हैरान हुई, क्योंकि उसकी नौकरी तो शाम तक की थी और अभी तो दिन के 12 बजे थे। और यह सोचकर मुझे परेशानी हुई कि क्या वो अक्सर ऐसे ही दिन में घर लौट आता करता है। लब मेरे साथ बैठ गया और उसे देखकर पिंकी जल्दी से किचन में चली गई। लेकिन लब की नज़रें उसी की तलाश में थी और वह मुझसे बात करते हुए बार बार किचन के दरवाजे की तरफ देख रहा था। मैंने लब से पूछा कि नौकरी कैसी चल रही है। तब उसने बताया कि फ़िलहाल वह नौकरी की तलाश में है और जल्द ही उसे नौकरी मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठी, क्योंकि वो तो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। फिर वो नौकरी की क्यों तलाश कर रहा था। वो कहने लगा कि आंटी 15 दिन पहले ही मेरी नौकरी छूट गई है और अब मैं नई नौकरी की तलाश में हूँ। वो बता रहा था कि वो रोज़ ही कुछ घंटे नौकरी की तलाश में सड़कों पर घूमता है, लेकिन आज के दौर में नौकरी की तलाश इतना आसान नहीं है। वो तो और कुछ भी बहुत कह रहा था, लेकिन मेरा दिमाग एक ही बात पर अटक गया था कि पिछले 15 दिन से दिन के वक्त भी घर में वो मौजूद रहता था और पिंकी ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। पिंकी की रोज़ रोज़ बिगड़ती हुई हालत और लब की नज़रें मुझे किसी अनहोनी का पता दे रही थी, और जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था मैं वो बयान नहीं कर सकती थी। दोपहर के खाने के बाद मैंने बातों बातों पर कर मुझे देखने लगी। उसके बाद वो सरसरी सी हाँ हूँ में जवाब देते हुए निवाला ही खाकर उठ गई। मैंने पिंकी को आवाज़ देकर कहा कि आज तो तुम्हारी पसंद का खाना बना है, फिर क्यों इतनी जल्दी खाकर उठ गई। पिंकी पलट के मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, कहने लगी मम्मी गर्मी इतनी है कि कुछ खाने को जी नहीं चाहता। पिंकी की ये बात मुझे बहुत परेशान कर गई, क्योंकि पिंकी को हमेशा से ही गर्मियाँ पसंद थीं। सर्दी तो उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। बहुत सारे कपड़े पहन के बावजूद भी वो कांपती रहती थी। सारी सर्दी उसे लगातार खांसी होती और वो फ्लू से परेशान रहती। आज वही पिंकी गर्मी से परेशान थी। जब वह सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगी तो मैंने कहा कि बेटी कमरे का दरवाज़ा खुला रखकर सोना, गर्मी बहुत है। वो कहने लगी मम्मी मुझे बंद दरवाजे में ही नींद आती है, अगर मैं दरवाज़ा खोलकर सो जाती हूँ तो बार बार आँख खुलती हैं। मैंने एक गहरी नज़र पिंकी पर डाली, जो सर से पाँव तक बदली हुई महसूस हो रही थी। पिंकी तो हमेशा ही मेरे कमरे में सोने के बहाने ढूंढती थी, लेकिन मैंने खुद से कुछ वक्त पहले ही उसका कमरा अलग दे दिया था। मुझे ये फिक्र सताती थी कि एक ना एक दिन पिंकी को विदा होकर जाना है, और अगर वो मेरी इतनी करीब रहेगी तो मेरे लिए उसे विदा करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में मेरा पिंकी के अलावा कोई नहीं था और उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो जाती। मेरी बेटी जवान हो रही थी और जवान बेटियों की माएँ अक्सर ही फिक्रमंद रहती हैं, और कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी था। न जाने क्यों सुबह से मुझे लव का वजूद खटक रहा था। रात के खाने के बाद मैंने अपनी बेटी को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर बैठ गई कि चलो आज हम दोनों माँ बेटी कुछ देर बातें कर लेंगे। कि इतने में लव सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चला आया। शायद वो कहीं बाहर जा रहा था,
लेकिन हम दोनों को देखकर हमारे पास ही आ गया था। मुझे उसका इस तरह से हमारे पास बैठने से आज चिढ़ महसूस हो रही थी, जबकि अक्सर ही हम दोनों बैठकर बातें किया करते थे। जैसे ही वो हमारे पास आकर बैठा तो मैं खामोश हो गई। मैं अकेले में पिंकी के साथ कुछ बात बिताना चाहती थी ताकि पिंकी से इस बदलाव की वजह जान सकूं, लेकिन लव की मौजूदगी में मैं उससे कुछ नहीं पूछ सकती थी। कुछ ही देर में मैंने लव से कहा कि बेटा आप भी जाकर आराम करो, रात बहुत हो गई है, हम दोनों भी सोने के लिए लेटने वाली हैं। जबकि मेरा इरादा सोने का नहीं था, लेकिन लव को भेजने के लिए मैंने झूठ का सहारा लिया। लव शायद मेरा मतलब समझ गया था, इसलिए वो खामोशी से उठकर चला गया। मैंने आज तक उसको बहुत अच्छा और नेक ही पाया था, लेकिन शैतान कब किसी को बदलते इंसान को क्या खबर। थोड़ी ही देर में पिंकी भी अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके सो गई, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मुझे लव की नज़रें कुछ अजीब उलझन में डाल रही थीं। उसका पिंकी से बात करने की कोशिश करना, बहाने बहाने से उसे देखना और दिन में मेरी गैर मौजूदगी में भी घर में होना, मुझे सब कुछ अजीब लग रहा था। और सबसे बढ़कर पिंकी का बदलता हुआ हाल। रात मैंने करवट बदल बदल कर गुजार दी और जब सुबह उठी तो पिंकी का चेहरा फिर से वो ही बुझा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वो रात भर सोती ही नहीं है। मैं कंपनी से इतनी ज़्यादा छुट्टियां नहीं कर सकती थी, इसलिए मजबूरन मुझे पिंकी को घर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन मेरा सारा ध्यान उसी में अटका रहा और मैं अपने काम भी सही तरह से ना कर सकी। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे मैंने आधा दिन गुजारा, लेकिन पिंकी को लेकर मेरे दिमाग में अजीब से ख्याल आ रहे थे। इसलिए मैंने आधी छुट्टी ली और घर वापस आ गई। घर के दरवाजे की चाबी मेरे पास रहा करती थी। मैंने सोचा कि पिंकी काम में व्यस्त होगी, इसलिए खुद दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। लेकिन यह देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं कि लव पिंकी के पास खड़ा कुछ बात करने में व्यस्त था। उन दोनों को एक साथ देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। यकीनन पिंकी और लव मिलकर कुछ ऐसा किए थे कि जिसकी वजह से पिंकी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। पिंकी की खूबसूरत जवानी और गोरा बदन देखकर लव ने उसके साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दिया हो। ये ख्याल आते ही मेरे अंदर बेचैनी की लहर दौड़ गई। मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि मैं लव को जल्द ही चलता कर दूंगी और अब कोई नया किराएदार नहीं रखूंगी। अपनी बेटी की खामोशी के पीछे यकीनन कोई बहुत बड़ी बात छुपी हुई थी और अब मुझे इस वजह को जानना था। और मुझे अंदाज़ा था कि यह वजह कहीं ना कहीं लव ही है, क्योंकि लव के इस घर में आने से पहले पिंकी एक आम जिंदगी जी रही थी। वो यहाँ से वहाँ उछल कूद करती और हंसती मुस्कुराती रहती थी। रात जैसे ही पिंकी अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगी तो मैंने उससे कहा कि मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ पिंकी, तुम एक बार घर के दरवाजे को अच्छी तरह चेक करके आओ। और मैं खुद भागकर उसके कमरे में जाकर छुप गई। पिंकी शायद यह समझ रही थी कि मैं अपने कमरे में चली गई हूँ, इसलिए वो अपने कमरे में आई और उसने जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगा दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर में सिर्फ हम दोनों माँ बेटी ही हैं। ऐसे में उसे कमरा की दरवाजे की कुंडी लगाने की क्या ज़रूरत आ गई। उसके बाद जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि ना जाने पिंकी कपड़े क्यों उतार रही थी। कहीं लव कमरे में तो नहीं है। मुझे लग रहा था कि मेरी जवान बेटी किसी गलत चक्कर में पड़ गई है और मेरी गैर मौजूदगी में उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैंने जल्दी से सारे कमरे में नज़र दौड़ाई, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। पिंकी ने अपने बेड पर पड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन उठाया तो मुझे लगा कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, लेकिन पिंकी ने अपने फ़ोन का टॉर्च जलाया। कमरे में अंधेरा था और वो शायद कमरे की लाइट नहीं जलाना चाहती थी। उसके बाद पिंकी ने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से अपनी अलमारी में से एक गोल से डिबिया निकाली और उसमें मौजूद क्रीम अपने जिस्म पर मलने लगी। मेरे बहुत गौर करने पर मैंने देखा कि उसके जिस्म पर जगह जगह छोटे छोटे सुर्ख छत्ते बने हुए थे, जिन पर वो धीरे धीरे क्रीम लगा रही थी। अंधेरे की वजह से मुझे बिल्कुल सही से तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं जान गई थी कि पिंकी को कोई बीमारी हुई है और पिंकी को शायद इन छत्तों से बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि क्रीम लगाते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी तकलीफ़ देखकर मैं तड़प उठी। पिंकी न जाने मुझसे कब से बात छुपा रही थी और जाने उसे कौन सी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो इस तरह तकलीफ़ में थी। मैं जो लव को लेकर गलतफहमी का शिकार हो चुकी थी, मैंने एक बार बिना सोचे समझे ही शायद
पिंकी को कोई तकलीफ़ हो। मैंने अचानक ही पर्दे के पीछे से निकलकर पिंकी के सामने आई तो वो मुझे देखते ही परेशान हो गई और अपने कपड़े पहनने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा कि मुझे दिखाओ, ये तुम्हें क्या हो रहा है। मैं एकदम ही रोने लगी। वो कहने लगी, मम्मी मैं आपको ये बात बताना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ दिनों से मैं इस बीमारी से परेशान हूँ। मेरे पूरे जिस्म में बहुत तकलीफ़ है और जगह जगह सुर्ख रंग के छत्ते बन गए हैं। पहले मैंने सोचा था कि बाद में आपको बता दूँगी, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि आप मेरी बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगी। तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई। लेकिन उस दिन जब लब भाई से सीढ़ियों से उतर रहे थे तो उनकी नज़र मेरे हाथ पर पड़ी और देखते ही पूछने लगे कि पिंकी ये क्या हो रहा है तुम्हें। मजबूरन मैंने उन्हें सब बता दिया कि मुझे इस तरह की कोई बीमारी हो रही है, लेकिन ये बात मम्मी को नहीं बताई है। तो वो कहने लगे कि मेरी मम्मी को भी ये बीमारी हो जाती है और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें इसकी दवा ला देता हूँ। तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर आराम आ जाएगा। आप सारा दिन कंपनी में काम करती हैं और मैं ये नहीं चाहती थी कि आप मेरे ही बारे में सोचती रहें और परेशान रहें, इसलिए मैंने ये बात आपसे छुपा ली। मैं सारी रात सो नहीं पाती हूँ और तकलीफ़ में जागती रहती हूँ। पहले तो इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, लेकिन जब से मैंने लब भाई की दी हुई ये दवाई लगाना शुरू किया है, इस तकलीफ़ में थोड़ी कमी आ गई है। मैं लब को इस तरह गलत समझ रही थी, वो तो मेरी बेटी का मसीहा निकला। मैंने पिंकी को डांट कर कहा कि आइंदा मुझसे कोई बात नहीं छुपाना, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं तुम्हें लेकर बहुत परेशान रही हूँ। वो कहने लगी, मम्मी अब मैं बड़ी हो रही हूँ और मुझे एहसास है कि आपने मेरी खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। पापा के मरने के बाद आपने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि आप मुझे सौतेले बाप के साए में नहीं देखना चाहती थी। मेरी खातिर आप हमेशा अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करती रहीं और अपनी ज़रूरतों को मारकर मेरी ख्वाहिशों को पूरा करती रहीं। जानती हूँ कि आपने लब भाई को भी इसलिए किराए पर रखा है ना कि आप मेरी शादी के लिए पैसे जोड़ सकें, इसलिए मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। पिंकी की बात सुनकर मैंने उसे गले से लगा लिया। मेरी बेटी को मेरी कितनी परवाह थी और मैंने ना जाने क्या क्या सोच लिया था। अगले दिन मैं पिंकी को लेकर एक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने लब की दी हुई क्रीम देखकर बताया कि पिंकी बहुत अच्छी दवा इस्तेमाल कर रही है और यकीनन जल्दी ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कुछ खाने पीने वाली चीज़ भी बताई जिस पर पिंकी को अमल करना था। जब हम डॉक्टर के पास से घर पहुँचे तो लब सीढ़ियाँ उतरकर कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसे अपने पास बुलाया और धन्यवाद कहा तो कहने लगा, खाला ये तो मेरा फ़र्ज़ था। पिंकी मेरे लिए बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी है और मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता था, लेकिन पिंकी ने ये बात आपको बताने के लिए मना किया था। मैंने उससे पूछा कि लब तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहने लगा कि आंटी मेरी एक बहुत अच्छी जगह नौकरी लग गई है और मैं मिठाई लेने जा रहा हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने पूरे दिल से लब को नौकरी मिलने पर मुबारकबाद दी। वो वाकई एक अच्छा लड़का था जिसने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी के साथ भलाई की थी। वो पिंकी को वाकई अपनी छोटी बहन ही तरह मानता था और उसने भाई होने का फ़र्ज़ निभाया भी था। शायद इसलिए उसकी आजमाइश का वक्त भी ख़त्म हो गया था और उसे नौकरी मिल गई थी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। मैंने भगवान का लाख लाख धन्यवाद किया कि मैंने अपनी बेटी या लब के साथ कोई ऐसी बात नहीं की थी कि जिसकी वजह से मुझे उन दोनों के लिए आगे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। 1 महीने के बाद ही पिंकी की तकलीफ़ और बीमारी दोनों ख़त्म हो गई और वो फिर पहले की तरह घर में उछलती फिर रही थी और मैंने सुकून का सांस लिया। माँ अपनी बेटियों को हंसता मुस्कुराता देखकर ही जीती है। पिंकी को हंसता मुस्कुराता देख मुझे नई ज़िंदगी मिल गई थी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।